स्वागत है आपका। गाइस, आज हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की। वायुमंडल की बात करें तो यह एक ज्योग्राफी का हिस्सा है और साथ में एनवायरनमेंट में भी आता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो एक हवा की परत है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। देखते हैं, ये पृथ्वी है, जो जियोड है, इसको हम अभी गोल मान लेते हैं। तो ये पृथ्वी है। ये जो पृथ्वी है, इसके चारों तरफ हवा की परतें, ये विभिन्न जो परतें हैं हवा की, ये इसी को हम इसका पृथ्वी का वायुमंडल बोलते हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जैसे इसमें से सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और इसमें 1% में जो अदर गैसें बचती हैं, जैसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.0008 आर्गन, ये विभिन्न गैसें इसमें सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी के जो आवरण बना है चारों तरफ, इस आवरण पर विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। यही गैसें, इन्हीं गैसों की परत मिलकर के वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का निर्माण करती है। अब हम समझते हैं कि वायुमंडल की ज़रूरत क्या है, आखिरकार ये क्यों ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास पृथ्वी में वायुमंडल ना हो तो आसमान से होने वाला उल्कापात सीधे पृथ्वी पर हो। अगर ऐसा हुआ तो जिस जगह उल्कापात होगा उस जगह पूरा निपट जाएगा, आसपास का एरिया भी नुकसानदायक समा जाएगा, नुकसान हो जाएगा उसका। ज़्यादा तेज गिरा तो ये अंदर चला जाएगा तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा ऊपर निकलेगा, मैग्मा, और पृथ्वी नीचे से घूम जाएगी। परिणाम स्वरूप जिस जगह विस्फोट होगा वो, और दूसरी तरफ घूमने के बाद जो एरिया नीचे आएगा उसमें मार देगा। डायनासोर इसी तरह से नष्ट हुए थे। तो उल्कापात होगा, अल्ट्रावायलेट रेड जो सूर्य से जो किरणें आती हैं परावैंगनी, वो सीधे धरती पे चली जाएंगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर बड़ी तेज धूप लगेगी, सौर ज्वाला, अगर सूर्य से सौर ज्वाला आती है तो सीधे धरती पर चली जाएगी, वायुमंडल उसको रोकेगा नहीं। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीना मुश्किल, प्राणियों का जीवन संभव नहीं होगा। तेज ठंडी पड़ेगी और तेज गर्मी पड़ेगी, धूप आएगी तो बड़ी तेज गर्मी पड़ेगी, धूप नहीं आएगी तो बड़ी तेज ठंडी पड़ेगी। तो अनियंत्रित स्थिति हो जाएगी, अर्थात जीव की जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो संभव नहीं हो पाएंगी। जीव सरवाइव करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जीव विहीन धरा हो जाएगी। तो वायुमंडल का बहुत ही बड़ा महत्व है इस पृथ्वी पर, वायुमंडल। अब एक प्रश्न आता है कि इन गैसों को, ये पृथ्वी के ही आसपास क्यों रहती हैं, दूर क्यों नहीं चली जाती हैं। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, इसको खींचे रहता है अपनी तरफ, और ये वातावरण जिसको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ये पृथ्वी को सुरक्षित किए रहता है, विभिन्न प्रकार की आसमानी घटनाओं से बचाए रखता है। अब हम इसके विभिन्न परतों की बात करेंगे। क्योंकि पुराना जो वीडियो था वो थोड़ा सा उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, कुछ प्रकाश का फ्लक्चुएशन हुआ था, तो उसमें समस्या थी, तो हमने उसको हटा करके आपको तो नया यूपीटेट, सीटेट और एसटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक फाउंडेशन टाइप की क्लास है, आपको वाकई में अच्छी लगेगी। तो एक प्रयास करते हैं। पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। मनुष्य रहते हैं, मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, चिड़िया हो गई, विभिन्न प्रकार के प्राणी हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये सब इस संसार पे हैं। इस संसार के ऊपर, इस धरती के ऊपर जो एक आवरण है, ये आवरण, इसको हम बोलेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल
इस आवरण की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये 6 से 14 किलोमीटर तक है। 18 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, 6 से 14 किलोमीटर तक ये नीचे से ऊंचाई मापी जा रही है। जो भी ऊंचाई ऊपर तक मापेंगे वो नीचे से ही चलेगी। और ऊंचाई मापने का जो यंत्र है वो है अल्टीमीटर, एल्टीट्यूड मापने के लिए। तो अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फियर की, तो ये ट्रोपोस्फियर 6 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी चूँकि अगर हम देखें तो ये 2 पोल्स पे टिकी हुई है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो ध्रुव हैं, तो ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है क्षोभ मंडल की वो 6 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा या इक्वेटर, इस पर इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय घटनाएं होंगी। विभिन्न प्रकार की, जो चॉपर हेलीकॉप्टर होता है वो यहीं उड़ता है, मौसम बदलता है यहीं पर, बादल, बड़ी तेज हवा, या इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल। अब इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ये क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव इसी में पाए जाएंगे। इसमें एक सीमा होती है ये 1.5 किलोमीटर की, इसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉस, क्षोभ सीमा है ये ट्रोपोपॉस। इसके ऊपर की जो परत है, इस परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल ये 50 किलोमीटर तक इसकी सीमा है, नीचे से 50 किलोमीटर तक की सीमा है। इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, अब 30 to 40, 30 से 40 किलोमीटर के बीच की जो परत है, इस परत पर ओजोन गैस पाई जाएगी, ओजोन गैस पाई जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था, उसमें ओजोन गैस संरक्षण के लिए ही वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया था। तो वो अलग विषय है, थोड़ा सा लिंक करके चलते हैं इससे आपको। ये जो समताप मंडल है, इसी समताप मंडल पर ओजोन गैस पाई जाती है। इसकी 50 किलोमीटर ऊंचाई है नीचे से, और यहाँ पर जो पर्यावरणीय घटनाएं हैं वो घटित नहीं होंगी, क्योंकि वो जो क्षेत्र ये है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, इसमें तापमान क्षोभ मंडल पे 165 मीटर पर, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम होता जाता है जैसे ऊंचाई बढ़ती है। और यहाँ पर जो तापमान है उसमें बदलाव नहीं होता। तो टेम्परेचर, तापमान में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, बराबर बना रहेगा, माइनस में ही तापमान रहता है। इस मंडल पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर चॉपर, छोटे हेलीकॉप्टर जो होते हैं, और यहाँ पर वायुयान, जो बड़े जहाज होते हैं, वो इस जगह उड़ाए जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बादल, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, बारिश, विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल पर होती हैं। और ये जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा सा शांत होता है, इस क्षेत्र ये समस्याएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तो वायुयान उड़ाने के लिए एक आदर्श इस जगह देता है। तो वायुयान जो है वो धरती से यहाँ से उड़ने के बाद सीधा इस जगह पे आता है, और फिर अपनी स्पीड को 900 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर उड़ान भरता है। इस क्षेत्र पर जब वायुयान आता है ट्रोपोपॉस, तो यहाँ पर पायलट को सख्त आदेश होता है कि यहाँ उसकी स्पीड बढ़ा दे, ताकि ये जो क्षेत्र है एक ओवरलैपिंग क्षेत्र है, इसके गुण यहाँ पर, इसके गुण, दो अलग अलग स्थितियाँ पैदा होती हैं, तो यहाँ की अलग स्थिति रहती है। ओजोन की बात करें तो इसी में वायुयान उड़ेगा। इसके बाद मध्य मंडल की बात करें, इसमें भी ये 1.5 किलोमीटर की सीमा होगी, इसको बोलेंगे
स्ट्रेटोपास या समताप सीमा। अब ये जो मंडल है हमारा, इसको हम ये मध्य मंडल, मध्य मंडल मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर जो क्षेत्र है ये ठंडा क्षेत्र है, तो ये सबसे ठंडा, इसको हम कहेंगे ये सबसे ठंडा है। कारण उसका क्या है ठंडा होने का? क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ा, यहाँ पर इसके बाद तापमान स्थिर हुआ, फिर तापमान घट, यहाँ पर ज़्यादा था घटता चला गया ऊपर को, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान। तो मेजोस्फीयर मध्य मंडल। इसके बाद हम अगले मंडल की बात करें तो आयन मंडल। ये आयन मंडल या आयनोस्फीयर। आयन मंडल को ही हम अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष क्या है, तो अंतरिक्ष इसी वायुमंडल का एक हिस्सा है जो आयन मंडल पर स्थित है। आयनोस्फीयर, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है और आयन मंडल की 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर है। अब हम अगर देखें तो आयन मंडल का जो क्षेत्र है यह 640 किलोमीटर धरती से नीचे से लेकर के 640 किलोमीटर तक की दूरी पर है। आयन मंडल को ही हम अंतरिक्ष कहते हैं, जो हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है। इस आयन मंडल में 80 किलोमीटर के बाद अब 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर या किसी देश में 80 किलोमीटर एक कार्बन सीमा होती है। कार्बन लाइन, एक कार्बन लाइन है। ये कार्बन लाइन, इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये एक किसी भी देश की एक वायु सीमा होती है। इस सीमा तक किसी भी देश का ऊपर अधिकार होता है। अगर 100 किलोमीटर तक ऊंचाई तक या कोई देश 80 मानता है, इस ऊंचाई तक कोई वायुयान या कुछ उड़ रहा है तो संबंधित देश से परमिशन लेनी पड़ेगी वायु सीमा के लिए, क्योंकि उसके वायु सीमा का उल्लंघन होगा अगर आप ऐसा होता है, और वो नीचे से मिसाइल मार करके टे कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये ध्यान देने की वाली बात है। आयन मंडल में एक कॉस्मिक वेव पाई जाती है जो ऊपर से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो सौर ज्वाला है या अरोरा है, अरोरा ऑरियोलिस और बोरियालिस, इन दोनों को ये रोकता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो इस जगह पे पाया जाएगा पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय जो उपग्रह हैं, ध्रुवीय उपग्रह पोलर सैटेलाइट इसी में डाले जाते हैं। उल्का भी इसी में है, उल्का, अरोरा। अच्छा, इसकी एक परतें हैं, 3 परतें हैं FED। इन 3 परतों के बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा सा। जो पृथ्वी पर संचार व्यवस्था है वो आयन मंडल के द्वारा ही संभव है, और ये संचार व्यवस्था जब हम यहाँ से किरणों को छोड़ते हैं, इस जगह से फ्रिक्वेंसी वेव, जो रेडियो वेव्स होती हैं वो जाती हैं और इस जगह से लौट करके वापस पृथ्वी पर आती हैं, जिससे संचार को या संचार की व्यवस्था संचालित हो पाती है। तो F जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव जो होती हैं उनको वापस परावर्तित करती पृथ्वी की तरफ भेजती है। E जो है ये मध्यम फ्रिक्वेंसी की तरंगों को भेजती है, और D जो लो कैटेगरी की तरंगे, फ्रिक्वेंसी जो तरंगे होती हैं उनको पृथ्वी पर वापस भेजती है, जिससे संचार की व्यवस्था आसानी से हो पाती है। ये जो आयन मंडल है यही अंतरिक्ष है। अब अगर बात की जाए कि संचार उपग्रह कहाँ जाते हैं, तो वो तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, वो ज़्यादा ऊपर पहुंचते हैं। इसके ऊपर एक मंडल की बात करें तो एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल है। दस 10,000 किलोमीटर की
10,000 मीटर तक इसकी बात करते हैं। तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो दो मंडल हैं ये दोनों गर्म हैं। आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों गर्म होते हैं, इसलिए इसको हम थर्मोस्फीयर या तापमंडल कहते हैं। ये दोनों हैं तापमंडल या थर्मोस्फीयर, बहिर्मंडल और आयन मंडल को मिला करके। ये जो नीचे के 3 मंडल हैं इनको अगर हम मिलाएं तो ये हैं नीचे के सममंडल हैं। 3 मंडलों को मिलाएं सममंडल, यहाँ पर जो भारी गैसें पाई जाएंगी और ऊपर जो है ये हल्की गैसें पाई जाएंगी, इसको हम विषम मंडल बोलेंगे। तो इस तरफ लिख देते हैं। ये 3 मंडल मिला करके ये सममंडल हैं और ये 2 मंडल एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर, ये जो हैं विषम मंडल हैं। इनका तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा होने से गैसें जो हैं वो पतली हो जाती हैं, तो हल्की गैसें पाई जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ तापमान कम रहता है तो भारी गैसें पाई जाती हैं। हाँ, एक वायुमंडल से संबंधित एक चीज़ और थी कि वायुमंडल में अपवर्तन और परावर्तन 2 टर्म्स होते हैं। तो अपवर्तन का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, उसमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन जिसमें भी होगा वह अपनी स्थिति से कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। तो वायुमंडल में अपवर्तन होने के कारण जब सूर्य डूबता है तो डूबने में जब डूब जाता है तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, अर्थात 2 मिनट का फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही डूबने में और उगने में दोनों में 2-2 मिनट, जब उगता है तो नीचे रहता है तो जल्दी ऊपर आ जाता है तो 2 मिनट वो, तो ये पूरा मिला करके पूरे दिन को अपवर्तन के कारण वायुमंडल में 4 मिनट का जो समय है ये बढ़ जाता है पूरे दिन में। तो सूर्य 2 मिनट डूबने में और 2 मिनट उगने में ज़्यादा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझें तो तापमान के बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, सभी मंडल रहेगा। मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। इन मंडलों की बात करें अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से, तो इसको अगर हम 0 मान लेते हैं, एक एक लाइन, ये 5 मंडल हैं। इनमें अगर हम इसको 0 डिग्री माने, इसको मान लें 5, 10 से सीधे शुरू कर दें, 10, 20, 30, ऐसे ही नीचे 10, 20 और 30, ये माइनस में, ये प्लस में। टेम्परेचर की बात करते हैं, ताप को एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है। तो अगर हम देखें तो तापमान हमारा क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में तापमान प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर तापमान अगर 30 डिग्री है तो तापमान धीरे 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 गिरना शुरू होगा जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी। अब ऊंचाई बढ़ने के बाद जैसे ही हम समताप मंडल पे आएंगे, स्ट्रेटोस्फीयर पे आएंगे, तो तापमान एक समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर मध्य मंडल में आएंगे तो ये सबसे ठंडा मंडल है, तापमान तेजी से माइनस में जाएगा। अब आगे बात करें आयन मंडल की, तो इसमें तापमान बढ़ेगा। बहिर्मंडल में तापमान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर ग्राफ के माध्यम से हम देखें तो तापमान में जो प्रभाव है वो इस तरह से है, पहले तापमान गिर रहा है,
फिर समान है, फिर तापमान और गिरा, फिर तापमान बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो ये ताप के माध्यम से देखा। एक चीज़ और समझते हैं, सूर्यातप या इंसोलेशन के भी थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं। सूर्यातप की अगर बात करें तो सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको हम सूर्यातप कहते हैं। अब हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो पृथ्वी का जो ऊष्मीय बजट है वो समझ में आ जाएगा। एक ग्राफ के माध्यम से अगर हम देखें तो ये सूर्य है, ये ऊर्जा ऊष्मा दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई अपना प्रकाश है नहीं, तो ये सूर्य की ही कृपा पर निर्भर है, सूर्य के ही प्रकाश पर निर्भर है, पूरा सौरमंडल सूर्य पर ही निर्भर है। तो अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर बादल पाए जाते हैं, क्लाउड, बादल पाए जाते हैं। तो जब सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो फोटॉन रेज आती है, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं, ये प्रकाश इस तरह से पृथ्वी पर आता है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के, जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, ये ऐसे चला जाता है। पृथ्वी पर जो आने वाली प्रकाश की किरण है, यह लघु किरण के रूप में, लघु तरंग के रूप में आती है, और जब लौटती है तो ये दीर्घ तरंग के रूप में लौटती है। कारण इसका ये है कि ये धीरे धीरे जो वायुमंडल में आ रही है, छोटे माध्यम से आती है, तो ये लघु तरंग होती है, और जब पृथ्वी पर टकराती है तो इसकी जो गति है वो कम हो जाती है, और गति कम हो जाने से इसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, वो बढ़ जाता है। इसलिए जो थोड़ा सा इसका जाने वाला जो प्रकाश है, इसका जो वेवलेंथ है बढ़ जाता है, तो ये बड़ी तरंग हो जाती है, थोड़ा सा दीर्घ तरंग कहेंगे इसको। अब सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, ये बादल भी सोखेगा, तो कुछ ऊर्जा आने के बाद बादल सोख लेता है। अब लगभग 14% ऊर्जा को ये सोख लेता है। वापस करने की बात करें तो जो सूर्य से ऊर्जा आती है, जिसको कुछ रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो आने वाली ऊर्जा को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। इसकी ये है 35%, इसको हम एल्बिडो कहते हैं। ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगर पृथ्वी के ऊष्मीय बजट की बात करें तो एल्बिडो का कोई रोल नहीं है, ये वापस लौट जाता है। 14% जो ऊर्जा बादल ने सोखी, ये ऊर्जा, और जो 51% ऊर्जा धरती को प्राप्त हुई, यही पृथ्वी का ऊष्मीय बजट है। तो प्रश्न पूछता है पृथ्वी का ऊष्मीय बजट क्या है, तो पृथ्वी का ऊष्मीय बजट जो है ये 51% है, 51% ऊर्जा आती है। अब ये भी बादल है, सूर्य से जो ऊर्जा आई उसमें 14% बादल ने सोखी, तो ये धरती के वायुमंडल को गर्म करेगा, और 51% जो धरती में सीधे आई, ये भी धरती के वायुमंडल को गर्म करेगा। टकराने के बाद जब वापस जाती है तो थोड़ा सा बड़ी वेवलेंथ हो जाती है उसकी, इसका जो तरंग दैर्घ्य बड़ा हो जाता है, और जाने के बाद यह बादल द्वारा जो पार्थिव विकिरण है, इसको बादल इकट्ठा करता है, अपने पास अवशोषित करता है, कुछ को पीछे भेजता है, और जो बच के निकल जाता है खाली जगह, जैसे भारत के ऊपर बादल है तो पाकिस्तान के ऊपर से निकल गया, अफगानिस्तान के ऊपर से निकल गया, ऐसे कहीं से भी जहाँ ये खाली मिला वहाँ से निकल गया। तो जहाँ से ऊपर निकल गया वो चला गया, जो बचा वो पृथ्वी को गर्म करने के काम में आएगा। अब आप लोग एक ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी बादल कभी छाया होता है तो गर्मी होती है। उसका कारण यही है कि बादल जब छाया होगा आसमान में, अब 50% बादल रहता है पूरे आसमान में, तो लगभग 50% के आसपास अगर बना रहता है बादल, इतना रहता ही रहता है, तो वह सोख लिया 14%, इससे वायुमंडल गर्म हुआ, और जो चला गया, जो पार्थिव विकिरण का है 51% जो प्राप्त हुआ, इससे गर्म हुआ। अब है क्या, बादल है आसमान पे, पार्थिव विकिरण हुआ, ये जा करके इसको फिर से इसने
इकट्ठा किया, रोका, तो जिस जगह बादल होगा वहाँ पर गर्मी होगी। जिस रात्रि में या जिस दिन बादल ज़्यादा रहता है उस दिन गर्मी का यही कारण है, क्योंकि बादल को सूर्य से आने वाली 14% ऊर्जा तो लिए ही है, और पृथ्वी से जो पृथ्वी का उसने वजह 51% एनर्जी का, जिसका जो पार्थिव विकिरण है इसको भी रोकता है। ये धीरे धीरे बच के निकल जाता है वापस। तो सुबह होते होते, भोर होते होते ये फिर से सूर्य ऊर्जा देना शुरू होता है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो जिस जगह बादल होगा, जिस शहर के ऊपर बादल होगा, उस जगह गर्मी का होना स्वाभाविक है। और गर्मी से ही हवाओं की उत्पत्ति होती है। जब ताप बढ़ता है तो हवाओं की उत्पत्ति होती है। तो एक बात है ये कि सूर्य से जो आने वाली जो ऊर्जा है उसका 51% धरती पर पहुंचता है। यही पृथ्वी का उष्मी बजट है, और इसी सबसे वायुमंडल गर्म रहता है। बादल भी विभिन्न गैसों का, पानी का एक तत्व होता है जो आसमान में बना रहता है। तो वायुमंडल के बारे में हमने सीखा कि इसके विभिन्न मंडल हैं, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन मंडलों के बारे में भी हमने सीखा। इंसोलेशन, सूर्य तप के बारे में बात किया, सूर्य तप, पृथ्वी के उसमें बजट की बात की। ऐसा विश्वास है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। धन्यवाद।